आज मैं लव, डेथ एंड रोबोट्स आइज एज नामक एक विज्ञान कथा और काल्पनिक कार्यक्रम की व्याख्या करने जा रही हूँ। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक युवा जोड़ा अपने नए अपार्टमेंट में चला जाता है। जैसे ही पति रॉब उस जगह पर कुछ डिब्बे लाता है, उसकी पत्नी गेल उसे कोने में एक पुराने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताती है जिसे मकान मालिक पीछे छोड़ गया था। रॉब को यह दिलचस्प लगता है, यह देखते हुए कि मोटर इन दिनों रेफ्रिजरेटर की तरह नीचे के बजाय ऊपर कैसे है। क्योंकि गर्म हवा बढ़ती है, वे टिप्पणी करते हैं कि मोटर को नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाली गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के ऊपर जा सकती है। हालांकि गेल मुश्किल से ध्यान देती है और वह रॉब की बातों से सहमत हो जाती है। फिर वह शराब की एक बोतल लाती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वह पीना चाहता है। रॉब उत्साहित हो जाता है और कुछ बर्फ लेने के लिए पुराने फ्रिज को खोलता है। हालांकि फ्रीजर ठंड से भरा हुआ है, लेकिन वह अभी भी बर्फ का थोड़ा घन प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। इसके बाद दंपति एक साथ अपने नए जीवन के लिए एक छोटी सी रोटी बनाते हैं। इससे पहले कि रॉब अपने पेय की चुस्की लेता, वह बर्फ के अंदर कुछ देखता है। वह इसे कांच से बाहर निकालता है और गेल को दिखाता है और उससे बर्फ के घन के अंदर क्या है इसकी पुष्टि करने के लिए कहता है। गेल करीब से देखती है और अपने पति की तरह ही हैरान हो जाती है। जो उसने देखा उसकी पुष्टि करने के लिए गेल बर्फ के घन का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए एक आवर्धक कांच पकड़ती है। आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर एक लघु विशालकाय है जिसके शरीर में भाले हैं। गेल को आश्चर्य होता है कि क्या फ्रीजर में ऐसी और चीजें हैं, इसलिए वह इसे खोलती है। वह जल्दी से अंदर का कचरा निकालती है और जो वह देखती है उससे हैरान हो जाती है। इसके साथ रॉब एक नजर डालता है और टिप्पणी करता है कि रेफ्रिजरेटर में एक खोई हुई सभ्यता है। यह सच है कि फ्रीजर में एक लघु कार्यशील मध्ययुगीन शहर है। अंदर सब कुछ इतनी तेजी से चलता है, छोटे लोग सामान्य रूप से अपने दिन से गुजरते हैं, अपने शहर के पास मंडराते दो दिग्गजों से अप्रभावित रहते हैं। अविश्वास में गेल का दावा है कि जो हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है और रॉब सहमत हो जाता है। वह तब स्पष्ट करती है कि वे एक प्रारंभिक मध्ययुगीन शहर देख रहे हैं। जब नवपाषाण काल के अंत में ऊनी मैमथ की मृत्यु हो गई तो रॉब इसे बंद कर देता है और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अपनी पत्नी से सहमत हो जाता है। बाद में रॉब जमे हुए विशालकाय को मिट्टी के बर्तन में दफना देता है। रॉब इसके बारे में दुखी लगता है, इसलिए गेल मनोदशा को हल्का करता है और कहता है कि यह शायद एक अच्छा उर्वरक बना देगा। जिज्ञासा हावी हो जाती है और दोनों फिर से फ्रीजर की जांच करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सब कुछ बहुत बदल गया है। जो एक मध्ययुगीन शहर हुआ करता था, वह अब औद्योगिक क्रांति के दौरान एक आधुनिक स्थान बन गया है। कारखानों और रेलमार्गों का निर्माण किया जाता है जो फ्रीजर के आसमान को धुएं से ढक देते हैं। दंपति ने देखा कि वे केवल 10 मिनट के लिए चले गए हैं, लेकिन लघु लोगों के लिए दशक पहले ही बीत चुके हैं। इसके साथ गेल का मानना है कि फ्रीजर के अंदर समय अलग तरह से चलता है। जैसे ही वे बड़ी गति से औद्योगिक क्रांति को देखते हैं, रॉब निराश होता है कि वे पुनर्जागरण काल से चूक गए। वह एक निर्माणाधीन इमारत के पास बैठे दो लघु पुरुषों को देखता है और आश्चर्य करता है कि लोग उन्हें देवता मानते हैं। हालांकि पुरुष वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आसमान में अजीब चेहरों के रूप में देख रहे हैं जो शहर को देख रहे हैं। एक आदमी यहाँ तक टिप्पणी करता है कि वह गेल की टीम में फंसी ब्रोकली को देखकर थक गया है। सेकंड्स बाद आधुनिक इमारतों का निर्माण किया जाता है। रॉब चारों ओर उड़ने वाली चीजों को देखता है और गेल उन्हें हवाई जहाज के रूप में पहचानता है। जैसे जैसे अधिक गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं, गेल का मानना है कि लघु लोग वर्तमान समय तक पहुंच गए हैं। रॉब इसकी पुष्टि तब करता है जब वह एक स्टारबक्स स्टोर देखता है और टिप्पणी करता है कि कैफे वास्तव में हर जगह दिखाई देता है। तभी वह कुछ अजीब देखता है, इसलिए वह करीब से देखता है। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और फट जाती है। विस्फोट रॉब को अंधा कर देता है, जिससे वह पीछे हट जाता है और फर्श पर गिर जाता है। गेल उसकी मदद करती है और उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन रॉब घबरा जाता है, यह कहते हुए कि सामरिक परमाणु हथियार उनके फ्रीजर में विस्फोट कर रहे हैं। हालांकि रॉब का चेहरा टमाटर की तरह लाल है और गेल मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रख सकती थी। जैसे ही फ्रीजर विशाल परमाणु बमों से फटता है, गेल अपने पति को एक चमकदार टोस्टर सौंपती है, जिससे वह देख सकता है कि विस्फोट से होने वाली गर्मी से उसका चेहरा कैसे लाल हो जाता है। रॉब कराहता है, लेकिन फिर वह देखता है कि फ्रीजर में स्थिति और खराब हो गई है।
चीखने चिल्लाने, गोलियों और विस्फोटों की आवाज सुनकर दंपति उसे देखते हैं। इसके साथ गेल फ्रीजर को बंद कर देती है और कहती है कि लोग संभवतः कुछ ही मिनटों में युद्ध से आगे नहीं बढ़ सकते। यह सुनकर रॉब पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और गेल जवाब देती है कि उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। उस रात बाद में दंपति रात के खाने के लिए पिज्जा खाते हैं, जबकि वे स्थिति के खत्म होने का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बीत चुका है और रॉब सलाह देता है कि उन्हें फ्रीजर की जांच करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि लघु लोगों के पास अपने शहर के पुनर्निर्माण का मौका था, लेकिन गेल उन्हें धीरे से बताती है कि उन्हें इस संभावना को अपनाने की जरूरत है कि वे ऐसा नहीं कर पाए। फिर भी रॉब फ्रीजर में जाता है और उसे वैसे भी खोल देता है। उनके आश्चर्य के लिए फ्रीजर चमकदार शहरों और उड़ने वाली कारों से चमकता है। गेल का दावा है कि यह एमराल्ड सिटी की तरह दिखता है, लेकिन कम एमराल्ड और अधिक भविष्य के उपकरणों के साथ। इसका पक्ष रॉब को उत्साहित करता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक उनके ठीक सामने एक इमारत निकलती है और रॉब मजाक में कहता है कि यह एक वयस्क खिलौने की तरह दिखता है। तभी सब कुछ बढ़ जाता है और भविष्य के शहर के बीच में एक विशाल पिरामिड दिखाई देता है। यह चमकता है और इससे जुड़े पुलों से बिजली की खपत करता है। आखिरकार यह एक हीरे के आकार के किले में बदल जाता है और पूरे शहर को तब तक खा जाता है जब तक कि यह ऊर्जा के गोले में नहीं बदल जाता। राजसी ऊर्जा एक तारे की तरह विस्फोट करती है और रॉब और गेल की रसोई के चारों ओर प्रकाश की धारियां झूमने लगती हैं, जिससे उनका अपार्टमेंट प्रकाश से भर जाता है। अद्भुत प्रकाश उन दोनों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस अवधि के दौरान ऐसा लगता है कि लघु लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा में समय के रहस्यों का पता लगा लिया है। इसके बाद प्रकाश की धारियां फ्रीजर में वापस आ जाती है, एक गोले में इकट्ठा हो जाती है और गायब हो जाती है। यह रॉब और गेल के चेहरे पर मुस्कान को मिटा देता है, जो उन्होंने अभी देखा उस पर भ्रमित हो जाते हैं। रॉब सोचता है कि क्या छोटे लोग कभी वापस आएंगे, लेकिन गेल सोचती है कि इसकी संभावना नहीं है। इस वजह से रॉब शौक से अपने रेफ्रिजरेटर का प्लग खींचता है, जैसे कि वह स्वीकार कर रहा है कि वे छोटे लोग कभी वापस नहीं आएंगे। यह जानते हुए कि रॉब को लघु लोगों से प्यार हो गया है, गेल उसे आराम से गले लगाती है। फिर वह फ्रीजर को बंद कर देती है और इसे 1 दिन रखने का फैसला करती है। अगले दिन रॉब उसके कप कॉफी डालता है और गेल को 1 कप देता है। एक दूसरे से एक शब्द भी कहे बिना दोनों अपने फ्रीजर में लघु सभ्यता के बारे में आश्चर्य करते हैं, थोड़ी सी भी उम्मीद के साथ कि छोटे लोग अभी भी जीवित हैं। वे फ्रीजर को फिर से खोलते हैं ताकि अनप्लग किए जाने के बावजूद ठंडी धुंध बाहर निकल सके। अंदर वे एक और हिम युग देखते हैं, जहां आदिम सेपियंस एक शक्तिशाली ब्रैकियोसोरस के शव का उपभोग करते हैं। ऐसा लगता है कि फ्रीजर में जीवन फिर से शुरू हो गया है और यह अब डायनासोर के युग में लौट आया है। तभी एक गर्जना आने वाले टायरेनोसोरस रेक्स के सेपियंस को सचेत करती है। डायनासोर के दांतों के बीच पकड़े जाने पर सेपियंस दौड़ते हैं। अंतिम सेपियंस टीरेक्स के बंद होने के साथ गिर जाते हैं, जो मारने के लिए तरसते हैं। कई लोगों का दावा है कि फ्रीजर एक पॉकेट ब्रह्मांड की तरह है, जो दिखाता है कि जीवन वास्तविकता को छोड़ने के बिंदु तक कैसे विकसित होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फ्रीजर ने उनकी दुनिया का अंत दिखाया, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लघु मनुष्यों को रहने के लिए एक अलग आयाम मिला। यह अनिश्चित है कि जीवन की यह प्रक्रिया पुरानी फ्रीजर में कितनी बार हुई, या क्या यह हमेशा उसी तरह से चलती है। हो सकता है कि पिछले मालिकों ने जीवन को बार बार खिलते और मरते देखा हो, अंततः इससे ऊब जाते हुए इस प्रकार असाधारण फ्रीजर को पीछे छोड़ दिया हो। हालांकि शो ने कभी यह खुलासा नहीं किया कि फ्रीजर के अंदर जीवन किसने बनाया। ओड स्टूडियोज द्वारा गॉड सेरेंगेटी नामक एक एपिसोड से यह पता चल सकता है कि किसने किया। हाथियों का एक झुंड एक खेत में यात्रा करता है, लेकिन उनका खेत एक रहस्यमय आदमी के अध्ययन के बीच में एक मेज पर है। बूढ़ा आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह एक किताब पढ़ने में व्यस्त है। उसका बटलर जेफरी पूछता है कि किताब कैसी है, और आदमी टिप्पणी करता है कि यह बहुत तकनीकी है, यह कहते हुए कि वह अराजकता पसंद करता है। फिर भी उन्हें किताब से ब्लैक होल के लिए एक नुस्खा पसंद है। वह अपनी जेब में घूमते हुए छोटे प्राणियों की ओर अपना ध्यान देता है और एक छोटे आदमी पर हंसता है जो 2 लाठियों को एक साथ रगड़ रहा है। अचानक होमो सेपियंस को पता चलता है कि आग कैसे लगाई जाती है और बूढ़ा आदमी क्रोधित हो जाता है। वह शिकायत करता है कि उसने यह नहीं कहा कि वे लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसे आग लगानी है। जेफरी जानता है कि वर्तमान समय अवधि 2 लाख साल से अधिक है जब वे उन्हें आग लगाने वाले हैं।
इस वजह से बूढ़ा आदमी जेफरी को आग बुझाने का आदेश देता है, इसलिए बटलर मेज पर उड़ता है, जिससे हवा निकलती है जो लपटों को बाहर निकालती है। फिर भी बूढ़ा आदमी नाराज हो जाता है, इसलिए वह जेफरी से उन्हें उनकी गुफाओं में वापस रखने के लिए कहता है। बटलर मान लेता है, इसलिए वह हाथियों को मनुष्यों को देखने के लिए भगदड़ मचाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह पूरा होने के बाद बूढ़ा आदमी अभी भी जो हुआ उससे नाराज है, इसलिए वह छोटे प्राणियों के दिमाग को सिकोड़ने की योजना बनाता है ताकि उन्हें अपनी पसंद बनाने से रोका जा सके। कुछ ही समय बाद होमो सेपियंस बारिश का नृत्य करने के लिए फिर से गुफा से बाहर निकलते हैं। जेफरी उसे याद दिलाता है कि उन्होंने सूखे को बंद नहीं किया है, इसलिए बूढ़ा आदमी उसे कुछ चीजों पर पानी छिड़कने का आदेश देता है। जेफरी खुशी से मेज पर पानी छिड़कता है, जिससे मैदान पर बारिश होती है। वह टिप्पणी करता है कि उनका भगवान दयालु है, जैसे एक होमो सेपियंस खुश होता है। उनके उत्साह को देखकर बूढ़ा आदमी हंस पड़ता है, इसलिए वह अपने भरोसेमंद बटलर को और पानी छिड़कने का आदेश देता है। जैसे ही जेफरी ऐसा करता है, छोटे से खेत से नए पौधे अंकुरित होने लगते हैं। अंत में उसे बहुत मजा आया और बूढ़ा आदमी जेफरी को प्लेग को छोड़ने के लिए कहता है। बटलर हिचकिचाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इस छोटे से खेल को समाप्त करने पर अड़ा हुआ है। बिना किसी विकल्प के जेफरी एक प्राचीन बॉक्स खोलता है और उसमें से एक फैंसी बोतल लेता है। फर और भौहों के साथ जेफरी हमें होमो सेपियंस पर स्प्रे करता है और एक एक करके लोग अपनी अंतिम सांस लेते हुए गिर जाते हैं। बूढ़ा आदमी अपना पढ़ना जारी रखने से पहले बस अपनी किताब के ऊपर से इसे देखता है। सृष्टि के बारे में यह कहानी भगवान को दयालु और क्षमाशील दोनों के रूप में दर्शाती है। जबकि वह अपनी मेज पर प्यासे प्राणियों के लिए पानी प्रदान करता है, वह उन्हें देखकर थक जाने पर उनकी जान भी ले लेता है। मृत्यु और रोबोट दोनों से प्यार करते हैं। हिमयुग और भगवान सेरेंगेटी ईश्वर जैसे प्राणियों के अपने संस्करण प्रस्तुत करते हैं। रॉब और गेल बिना किसी हस्तक्षेप के जीवन को बढ़ते और मरते हुए देखते हैं, लेकिन उन सभ्यताओं के प्रति सहानुभूति के साथ जो वे देखते हैं। इसके विपरीत दूसरा एक अधिक शामिल भगवान को प्रस्तुत करता है, जो अपनी मेज पर उनके जीवन के प्रति उदासीन है, उन्हें मनोरंजन के रूप में मानता है जिसे वह आसानी से बंद कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।